सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून से लेकर 23 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गोल गुंबद जो है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, गोल गुंबद की बात कर ले तो ये जो आपका बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गोल गुंबज में जो है ना ये किसका मकबरा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोल गुंबज में जो है ये आपके बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का जो ये मकबरा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक कर्तव्य को जो है ना यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो ये आपके जोड़े गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है ना ये आपके संविधान के 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जो ये आपका जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके माध्यम से जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो ये जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसे आपका यूएसएसआर, जिसका वर्तमान में नाम आपका रूस है, और रूस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना ये किस समिति की अनुशंसा पर जो ये आपका जोड़ा गया था। तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है ना हमारे संविधान में जो है 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव जो वो दिया गया था। और 2 जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट जो वो किए गए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51 क में जो है इसका प्रावधान जो वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति जो ये कौन सा है। तो देखिए, ये जो आपका ग्रे रिवॉल्यूशन यानी जो घुसर क्रांति है ना ये आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो ग्रे रिवॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य क्रांति की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो ये आपके खदान उत्पादन से संबंधित है। और खदान उत्पादन में भी बेसिकली जो है ये आपके गेहूँ और चावल के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, श्वेत क्रांति जो है ना ये आपके दुग्ध उत्पादन से जो ये आपका संबंधित है। पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो ये आपके खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से जो ये आपका संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति जो है ये आपके मत्स्य उत्पादन से जो ये आपका संबंधित है। इसके अलावा पिंक रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति की बात कर ले तो ये जो आपका प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी काली क्रांति जो है ना ये आपके पेट्रोलियम, इसके अलावा खनिज तेलों के और इसका संबंध जो है ना ये आपका कोयला उत्पादन से भी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात कर ले यानी रजत क्रांति की बात कर ले तो ये जो आपका अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है ये आपका जो वो संबंधित है। इसके अलावा अगर गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति की बात कर ले तो ये जो आपका बागवानी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। इसके अलावा फल से भी संबंधित है और इसे आपका शहद उत्पादन से भी जो ये आपका जोड़ा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेल जो है ना ये आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा बार जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स यानी 5 बार जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला जो देश है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश है। और ऑस्ट्रेलिया देश जो है आपका 5 बार राष्ट्रमंडल खेल कब कब आयोजित किया था? तो ये आपका सबसे पहले तो आपका 1938 में, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार आपका 1982 में, चौथी बार 2006 में और पाँचवीं बार जो ये आपका 2018 में जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये आयोजित किया था। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है ये आपका कनाडा है। कनाडा जो है ये आपका 4 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये आपका आयोजित किया गया है। इसके अलावा बात कर ले कि पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ना ये कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है ना ये आपका वर्ष 1930 में जो है हैमिल्टन कनाडा में जो ये आयोजित किया गया था। और कनाडा के बाद न्यूजीलैंड में जो है ना इसे 3 बार जो वो आयोजित किया गया है। और 2022 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहा था ये आपका 22वां संस्करण रहा था। और 22वां संस्करण का जो आयोजन है ना ये बर्मिंघम इंग्लैंड में जो वो किया गया था। और भारत में एकमात्र जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है ना ये आपका वर्ष 2010 में किया गया था, जो कि आपका नई दिल्ली में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि 2026 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होगा ना जो कि आपका 23वां संस्करण होगा। और ये जो आपका मैं बता दूं कि ये जो आपका स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना ये सबसे पहले जो ये किसने किया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना सबसे पहले 1867-68 में जो है ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है दादा भाई नौरोजी जो है किस सिद्धांत के आधार पर किए थे? तो ये आपके धन के पलायन के सिद्धांत पर जो है वो किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस समय इन्होंने जो है भारत के प्रति व्यक्ति आय जो बताई थी ना ये 20 रुपये प्रति वर्ष जो वो बताए थे। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक आधार पर जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना ये किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना ये आपके VKRB रॉय के द्वारा जो वो किया गया था, जो कि आपका वर्ष 1931-32 में जो वो किया गया था। और इनके आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है ना ये 62 रुपये प्रति वर्ष जो ये आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि सेब में होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका फायर ब्लाइट है ना इसके अलावा सेब पपड़ी और पाउडरी मोल्ड्यू जो है ये आपके सेब से होने वाले रोग हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया रहे ना तो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सेब में अगर विकार की मैं बात कर लूँ तो देखिए बीटर पीट, ब्राउन हार्ट और कॉक स्पॉट जो है ना ये सेब में होने वाले विकार हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का जो पहला संचार उपग्रह है ना ये कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला संचार उपग्रह है ना ये आपका एप्पल है। और एप्पल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट होता है। तो एप्पल आपका करेक्ट आंसर होगा। जब क्वेश्चन में इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सैटेलाइट यानी पहला जो उपग्रह है ना संचार उपग्रह ना दिया रहे सिर्फ सैटेलाइट दिया रहे तो ये कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला सैटेलाइट है ना ये आपका आर्यभट्ट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाए कि भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? तो देखिए भारत का जो प्रथम दूर संवेदी उपग्रह है ना ये आपके स्रोस ए है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी संचार उपग्रह जो है ये जो सफलतापूर्वक जो लॉन्च्ड है ना ये आपका वर्ष 1981 में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मोपला विद्रोह जो है ना ये कब हुआ था? तो देखिए मोपला विद्रोह को ही जो है ये आपका मालाबार विद्रोह के नाम से जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका वर्ष 1921 में हुआ था। तो 1921 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मोपला जो विद्रोह है ना यानी मालाबार जो विद्रोह है ये किनके मध्य हुआ था? तो देखिए मालाबार जो विद्रोह है ना ये आपके केरला के मोपला मुसलमान यानी स्थानीय जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटेनियों के विरुद्ध जो है ये आपका मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी विद्रोह पे जो है आपके मोमला नामक उपन्यास की जो रचना है ना ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका NIU का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NIU का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भौतिकी में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके नोबेल पुरस्कार होते हैं ना, ये आपके 6 क्षेत्रों में जो वो दिए जाते हैं। और प्रथम जो आपके नोबेल पुरस्कार विजेता रहे थे ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर रहे थे, जिन्हें आपका 1913 में जो आपका दिया गया था, जो कि आपका गीतांजलि पुस्तक के लिए जो वो दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि भौतिकी में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये 2 व्यक्तियों को जो वो दिया गया है। पहले तो आपके अमेरिकी के जॉब हॉपफील्ड को जो वो दिया गया है, और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन को जो है ना, ये आपका 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2024 में अगर रसायन विज्ञान में पूछा जाए कि 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो ये किसे दिया गया है, तो ये आपके 3 व्यक्तियों को जो वो दिया गया है, जो कि आपके एक तो आपके अमेरिकी के जो है डेविड बेकर को दिया गया है, ब्रिटिश के जो आपके डेमिस हस्बिस को दिया गया है, और अमेरिका से ही जो है जॉन जंपर को जो ये आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा जाए, तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये आपके 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अमेरिकी विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, और अमेरिका के ही जो है गैरी रूकून को जो है ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र में जो वो दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे साहित्य का पूछा जाए, तो देखिए साहित्य का 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये दक्षिण कोरिया के हान कांग को जो वो दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे शांति में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो ये किसे दिया गया है, तो जापान के एक संगठन निहोन हिंडाक्यो को जो है ये आपका 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक विज्ञान में अगर पूछा जाए, तो देखिए आर्थिक विज्ञान में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये आपके तुर्की अमेरिकी डैरोन एस मोगलू, इसके अलावा जो है ब्रिटिश अमेरिकी साइमन जॉनसन, इसके अलावा अमेरिका के जो है जेम्स रॉबिन्सन को जो है, ये तीनों व्यक्तियों को जो है ना आर्थिक विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार विजेता को जो है ना, ये किस शहर में जो वो दिया जाता है। तो देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना, ये आपके ऑस्लो नॉर्वे शहर में जो वो दिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो 5 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है ना, यानी बाकी जो पुरस्कार है, ये आपके स्टॉकहोम स्वीडन में विजेताओं को जो वो दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जालियांवाला बाग मैसकेयर, यानी जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय जो भारत के वायसराय थे ना, ये कौन थे। तो देखिए जब भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय भारत के जो वायसराय थे ना, ये आपके चैम्सफोर्ड थे। तो चैम्सफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट भी जो आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें जो आपके गोली चलाने का जो आदेश है, ये किसने दिया था, तो ये आपके जनरल डायर के द्वारा जो है ये आपका जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य की चमकीली सतह को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए जो आपके ग्लोइंग सरफेस होता है ना सूर्य के, उसे जो आपका फोटोस्फीयर जो वो कहा जाता है। तो फोटोस्फीयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और फोटोस्फीयर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए फोटोस्फीयर में भार के अनुसार सबसे मुख्य जो घटक है ना, ये आपका हाइड्रोजन है, जो कि आपका 73.46% है। इसके अलावा सेकंड स्थान पे आपका हीलियम है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, इसके बाद आपका कार्बन है। और इनका भार अनुसार भी जो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना, ये किसने दिया था। तो देखिए सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना, ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो वो दिया गया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से एक टीसीएस प्रश्न आपसे पूछता है कि आधुनिक भौतिकी का जो पिता है ना, ये किसे माना जाता है। तो देखिए आधुनिक भौतिकी का जो पिता है ना, ये अल्बर्ट आइंस्टीन को जो ये माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले जो है पहले भारतीय जो है ना, ये कौन रहे थे। तो देखिए विदेशी धरती पर 1907 में जो है भिखाजी कामा ने जो है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है ये विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले जो ये पहले भारतीय रहे थे। तो मैडम भिखाजी कामा आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैडम भिखाजी कामा ने जो है किस वर्ष में जो ये आपके विदेशी धरती पर जो है भारतीय ध्वज फहराया था, तो ये
आपका 1907 में जो वो फहराए थे। और कहाँ पर, तो ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो वो फहराए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में जो आपका भारत का जो आपका भारतीय ध्वज है ना, इसे जो है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो देखिए वर्तमान में जो आपके भारतीय ध्वज को जो है ये आपके पिंगली वेंकैया के द्वारा जो इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संविधान सभा का जो विचार है ना, ये सबसे पहले जो है ये किसने दिया था। तो देखिए संविधान सभा का जो विचार है ना, ये सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा जो है वर्ष 1934 में जो वो दिया गया था। तो स्वराज पार्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1923 में जो है ये आपके मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा जो है इलाहाबाद में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपसे जो है पार्टी का नाम ना देकर जो है किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम जो वो दे दिया जाता है। तो देखिए संविधान सभा का जो विचार है ना, ये सबसे पहले जो है 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जब आपसे ऑप्शन में स्वराज पार्टी ना दिया रहे तो फिर आपका एम.एन. रॉय जो वो जरूर दिया रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य के जो है टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। जब जिला पूछे तो टिहरी जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस नदी पर है, तो ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ना, ये आपके स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अधीन जो ये आता है। तो स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, इसे कब शुरू किया गया था, तो ये आपका 16 जुलाई 2015 को जो है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि 49वीं जो पैरेलल लाइन यानी जो समानांतर रेखा है ना, ये किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो देखिए 49वीं जो समानांतर जो आपका लाइन है ना, ये आपके उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा के दो भागों में जो ये आपका बांटता है। तो उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा आपका करेक्ट आंसर होगा। 38वीं समानांतर रेखा की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को जो है ना, ये दो भागों में जो वो बांटता है। वहीं अगर 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की बात कर तो ये जो आपका अलास्का यानी यूएसए और कनाडा के बीच की जो ये सीमा रेखा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपसे जो है 17 डिग्री जो है समानांतर रेखा के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए 17 डिग्री समानांतर रेखा जो है ना, ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। और 24वीं जो समानांतर रेखा है ना, ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्लासी का जो युद्ध है ना, ये किन के मध्य हुआ था। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना, ये आपके ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी और बंगाल के नवाब की सेना रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब आपका करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ब्रिटिश कंपनी की सेना से जो वो नेतृत्व किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और बंगाल के नवाब जो रहते ये आपके सिराजुद्दौला रहे थे। और इसी में जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है नवाब सिराजुद्दौला को जो वो हरा दिया गया था इस लड़ाई में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्लासी का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जून 1757 को जो ये आपका लड़ा गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, आप अगर रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं, कि प्लासी जो है ना ये किस राज्य में स्थित है। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी जो है वो कैसा चल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बार्क का जो मुख्यालय है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बार्क का जो मुख्यालय है ना, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में भी जो है ये आपका ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। बार्क का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए बार्क का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। और इसका जो गठन है ना, बार्क का जो गठन है, ये आपका 3 जनवरी 1954 को किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया था कि एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो फार्मूला पूछा गया था। तो देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो फार्मूला होता है ना, ये आपका जीएनपी यानी ग्रॉस
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब आप इन्फ्लेशन यानी मूल्यह्रास को घटाओगे ना, तो ये आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो वो निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर ली यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में जब आप विदेश से अर्जित विशुद्ध वस्तुओं को जोड़ोगे ना, तो ये हमारा जीएनपी जो वो निकल कर आ जाएगा। एनडीपी की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका सकल घरेलू उत्पाद में जब इन्फ्लेशन यानी मूल्यह्रास को घटाओगे, तो ये हमारा एनडीपी जो वो निकल कर आ जाएगा। जीडीपी का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, ये आपका उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात जब आप करोगे ना, तो ये हमारा जीडीपी जो वो निकल कर आ जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र के अगर हिस्से की बात कर ले, तो ये जो आपका धमनी, इसके अलावा सीरा यानी आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स और हार्ट जो होते हैं ना, ये आपके रक्त परिसंचरण तंत्र के जो ये हिस्सा होते हैं। लेकिन ये जो आपका बड़ी आंत ऑप्शन में दिया गया था, यानी जो आपके बिग जो आपके लार्ज जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं यानी जो बड़ी आंत होता है ना, ये आपके रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। तो बड़ी आंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी जो आपकी अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब इंग्लिश में कि कौन सा आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी की बात कर ले, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें आपका जो है मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, यानी सिर्फ आपका परिमाप होता है। आपका जो है डायरेक्शन जो है ना, ये आपका दिशा जो है वो नहीं होता है। इसे ही जो आपका स्केलर क्वांटिटी जो वो कहा जाता है। और अदिश राशि में आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो देखिए चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा, ये सभी जो है ना, ये आपके स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि की अगर मैं बात कर लूँ, तो इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसे ही जो आपका वेक्टर क्वांटिटी जो वो कहा जाता है। और सदिश राशि में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है यानी आपका अदिश राशि हो जाता है। लेकिन आपका विद्युत धारा घनत्व है ना, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। और सदिश राशि में जो है आपके वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, इसके अलावा कोणीय वेग और कोणीय संवेग, इसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, ये सभी जो है ना, ये आपके वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि में आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह जो है ना 2024, ये कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह है ना, ये 27-28 जनवरी 2024 को जो है ये आपके गुजरात के जो है गांधीनगर में इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फिल्म फेयर पुरस्कार की बात कर ले, तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना, ये सबसे पहले 1954 में हुआ था, जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना जो वो किया गया था। और फिल्म फेयर पुरस्कार जो है ना, ये फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में जो है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो है ये आपके प्रति वर्ष जो ये आपके प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी लोकप्रिय का जो पुरस्कार है ना, ये किसने जीता है, तो ये आपकी 12वीं फिल्म मूवी को जो वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए क्वेश्चन यहाँ से कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना, ये किसने जीता है, तो ये आपके एनिमल मूवी के लिए जो है रणबीर कपूर को जो ये दिया गया है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए, तो ये आपके रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए जो है ना, ये आलिया भट्ट को जो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आपसे वहीं अगर 12वीं फिल्म
12वीं फेल फिल्म की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की जो है वास्तविक जीवनी की कहानी के बारे में जो ये आपका बताया गया है, और इसे जो आपका अनुराग पाठक की 2019 की जो है नॉन फिक्शन किताब पर जो ये आपका आधारित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, तो ये आपकी 12वीं फेल मूवी के लिए जो है विदु विनोद चोपड़ा को जो वो दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और यहीं से आपका एक आरपीएफ कांस्टेबल में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है ना ये आपका 8 अक्टूबर 2024 को जो है ये आपका नई दिल्ली में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात आ गई है, तो देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ना ये आपका आटम मूवी को जो वो दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ना ये तारा मूवी के लिए जो है ये आपके ऋषभ शेट्टी को जो वो दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ना ये तिरुचित्रम्बलम मूवी के लिए जो है नित्या मेनन को दिया गया था। और कच्छ एक्सप्रेस के लिए जो है ये मानसी पारेख को जो वो दिया गया था संयुक्त रूप से। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ना ये ऊंचाई मूवी के लिए जो है सूरज बड़जात्या को जो वो दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यूएनडीपी का जो है मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो आपका मुख्यालय है ना ये आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। तो न्यूयॉर्क सिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। जब एग्जाम में आपसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका ये होता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना ये भी आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि येन जो है ना ये किस देश की मुद्रा है। तो देखिए येन की बात कर ले तो ये जो आपका जापान देश की मुद्रा है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि साहित्य अकादमी का जो हेड क्वार्टर है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए साहित्य अकादमी का जो हेड क्वार्टर है ना ये आपके न्यू दिल्ली में जो है रविंद्र भवन में स्थित है। तो न्यू दिल्ली रविंद्र भवन आपका करेक्ट आंसर होगा। साहित्य अकादमी की जो स्थापना ये कब किया गया था। तो ये आपका 12 मार्च 1954 को जो वो किया गया था। और साहित्य अकादमी जो है ना ये आपके 24 भाषाओं में जो वो दिया जाता है। 22 तो आपके जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है उसमें दिया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भाषाओं में भी जो है ना यानी टोटल आपके 24 भाषाओं में जो है ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि संगीत या फिर म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो अवार्ड है ना ये कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका ग्रैमी अवार्ड है ना जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है। और ये जो आपका संगीत या फिर म्यूजिक के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला अवार्ड है। तो ग्रैमी अवार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस नियमन अनुसार नियत ताप पर जो है गैस का जो आयतन है ना ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है गैस का जो आयतन दाब यानी जो आपका गैस का जो आयतन दाब होता है ना ये आपका यहाँ पे गैस के आयतन दाब का यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा होता है। तो देखिए जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है तो गैस के आयतन दाब का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना ये आपके बॉयल का नियम जो वो बताता है। तो बॉयल्स का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख नियम जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि चार्ल्स के नियम से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो देखिए चार्ल्स का नियम आपका क्या बताता है। तो देखिए नियत दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान यानी वॉल्यूम का जो है आयतन जो है ना ये तापमान के जो ये समानुपाती होता है। यानी वॉल्यूम जो होता है ना ये आपका टेम्परेचर का जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो आपका चार्ल्स का नियम जो वो बताता है। एवोगाड्रो के नियम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों में जो है समान आयतन में अणुओं की जो संख्या है ना ये समान होती है। ये जो आपका एवोगाड्रो का नियम बताता है। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम अगर बात कर ले तो ये जो आपके परस्पर क्रिया ना करने वाली गैसों का कुल दाब
उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ये जो आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बताता है। गेल-ल्यूशाक का नियम की बात कर ले तो देखिए, यदि किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो किसी भी आदर्श गैस का जो दाब है ना, इसके ताप के जो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। ये जो आपका गेल-ल्यूशाक का नियम जो वो कहता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सी जो है ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। तो देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी कहने का मतलब कि आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को ही जो है ये आपका ऑक्सिलरी मेमोरी जो वो कहा जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में कौन कौन सा आ जाता है, तो देखिए ये जो आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी जो होते हैं ना ये आपके ऑक्सिलरी मेमोरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया है। तो देखिए, ये जो आपका रैम और रोम होता है ना, ये आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ना कि आपका ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑक्सिलरी मेमोरी होते हैं ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होते हैं, और ये जो आपका रैम रोम है ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। इसलिए रैम या फिर रोम दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया रहा है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है ये कब स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये आपका 1969 में जो है तारापुर महाराष्ट्र में जो इसे स्थापित किया गया था। और किस देश की सहायता से, तो ये आपके यूएसए की सहायता से जो इसे स्थापित किया गया था। तो तारापुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। भारत में आपके 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, और जहाँ से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। रावत बाटा पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। काकरापारा जो है ना, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। जैतपुरा जो ये आपका महाराष्ट्र में, नरौरा की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कलपक्कम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा कैगा के बारे में पूछा जाए तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुडनकुलम की बात कर लेना तो यह जो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है। तो देखिए, कार्लस लिनियस को जो है ना ये टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में जो वो जाना जाता है। तो कार्लस लिनियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य में जो है विधान परिषद है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है 6 राज्यों में जो है ना आपके विधान परिषद है। और 6 राज्य का आपको ट्रिक याद रखना है, तू भी मजा कर, ये जो इसका ट्रिक होता है जहाँ पे तू से आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तू भी मजा कर का ट्रिक आपको ऐसे याद रखना है। तो देखिए, त से जो आपका यहाँ पर तेलंगाना हो गया, ठीक है। बी से जो आपका यहाँ पर बिहार हो गया, ठीक है। उसके बाद MJA की बात यानी मज़ा की बात कर ले तो देखिए, M से तो आपका महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा A से जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। कर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, क से जो है आपका कर्नाटक हो गया। इसके अलावा तो ये 6 राज्य जो है यानी आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जो है ना, ये आपके इन 6 राज्यों में जो वर्तमान में आपके विधान परिषद है। तो ये 6 राज्य में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया रहे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, लाइकेंस आर वेल नन एज सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ, यानी लाइकेंस को जो है किसका मुख्य जो है ये आपका संकेतक के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए, लाइकेन को जो है ना ये आपका एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण का जो है ये आपका प्रमुख संकेतक के रूप में जो वो जाना जाता है। और मुख्य तौर पर जो है ये आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का जो है ये अवशोषित करने की जो है उनकी क्षमता से जो ये आपका संबंधित है। यानी एयर पॉल्यूशन को जो मेजर है ना ये लाइकेन के द्वारा जो वो किया जाता है। तो एयर पॉल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संतूर वादक हैं। तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सुपोरी, इसके अलावा वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य, इन सभी का जो संबंध है ना ये संतूर वाद्य यंत्र से है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया रहे वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस देश ने जो है सबसे अधिक बार जो है ना ये फीफा विश्व कप का खिताब जो वो जीता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप का जो खिताब है ना ये ब्राज़ील देश के द्वारा जो वो जीता गया है। तो ब्राज़ील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ब्राज़ील ने जो है अब तक कितने फीफा विश्व कप जो वो जीते हैं। तो देखिए, ब्राज़ील देश के द्वारा जो है फीफा विश्व कप का जो खिताब है ना ये 5 बार जो वो जीता गया है। और ब्राज़ील ने जो अपना पहला खिताब है ना ये वर्ष 1958 में जो वो जीता था। और ब्राज़ील के बाद जो है
इटली फीफा की जो है ना सबसे सफल टीम जो वो रही है। इटली ने जो है फीफा विश्व कप का जो खिताब है ना ये 4 बार जो वो जीता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2022 का जो आपका हाल ही में जो आपका फीफा विश्व कप हुआ था, ये आपका कतर देश में आयोजित किया गया था और ये जो आपका अरब जगत में होने वाला अब तक का जो है पहला विश्व कप भी रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया और जापान में जो है 2002 के टूर्नामेंट के बाद जो है ये पूरी तरह से जो है एशिया में आयोजित दूसरा विश्व कप भी जो ये आपका रहा था। और देखिए 2022 का जो फीफा विश्व कप है ना ये आपका अर्जेंटीना ने जो वो जीता था और अर्जेंटीना ने जो है आपके शूट आउट में जो है ना फ्रांस को ये 4-2 से जो वो हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जाए कि 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ उप विजेता कौन रहा था, तो देखिए उप विजेता जो है ना ये आपका फ्रांस देश रहा था और विजेता जो है ये आपका अर्जेंटीना देश रहा था। और इस समय जो अर्जेंटीना के कप्तान रहे थे ना ये आपके लियोनल मेसी रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले इसमें एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए फीफा का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है और फीफा की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1904 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और सबसे सफल टीम जो है ये आपका ब्राज़ील रहा है जो कि इसका 5 बार जो वो खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है, तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ना ये अनोरा फिल्म को जो वो दिया गया है। तो अनोरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 69वीं के लिए जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये 12वीं मूवी को जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। और देखिए पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का जो अवार्ड है ना ये आपके द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए जो है एड्रियन बॉडी को जो वो दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ना ये अनोरा फिल्म के लिए जो है शॉन बेकर को जो वो दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना ये मिकी मेडिसन को जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिसंबर 2024 में किस लेखिका को जो है ये आपका 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पुष्पा भारती, रेखा शर्मा, सूर्य बाला और शीला भारद्वाज जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि दिसंबर 2024 में जो है ये आपके सूर्य बाला को जो है ना ये 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी सूर्य बाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि इनको जो किसके लिए जो वो दिया गया है, तो देखिए कौन देश के वासी के लिए जो है ना इन्हें जो वो दिया गया है व्यास सम्मान, ठीक है। तो और व्यास सम्मान में कितनी राशि जो वो दी जाती है, तो ये आपके 4 लाख रुपए जो वो दिए जाते हैं। और ये जो आपका व्यास सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये आपके के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो वो दिया जाता है। और पहला जो व्यास सम्मान पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया था, तो ये आपके रामविलास शर्मा को जो वो दिया गया था। और किस कृति के लिए, तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी कृति के लिए जो है रामविलास शर्मा को जो है ना ये पहला व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है, तो देखिए आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना ये भूल भुलैया 3 मूवी के लिए जो है कार्तिक आर्यन को जो ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी कार्तिक आर्यन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स से देना है, बीच में भी मैंने आपसे पूछा था कि प्लासी जो ये आपका किस राज्य में स्थित है, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।